नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन इकोनॉमी का आपका क्लास रेगुलर चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय से एक क्लास आपका स्टार्ट हुआ था। खैर, ये जो आपका क्लास दिया जा रहा है ये सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के क्लास दिया जा रहा है और कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। पूरी तरह दीर्घकालिक और स्थायी प्रक्रिया के अंतर्गत एक क्लास आप तक पहुंच रहा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर स्पाइरल कॉपी ना लिए हो तो ले लीजिए और अपना नोट्स बनाना आप शुरू कर दीजिए। वो आपके शब्द होंगे, आपके कंटेंट होंगे, आपकी भाषा शैली होगी, रिवीजन करने में आसानी होगी, अपडेट करने में आसानी होगी, रिपोर्टों और सूचकांकों और तमाम प्रकार के जो जितने भी करंट के फैक्टर हैं उसमें आपको कंपाइल्ड करने में आसानी होगी। फिलहाल इतने समय अर्थव्यवस्था का जो क्लास चल रहा है उसमें चल क्या रहा है, तो पहले वाले क्लास में हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा वगैरह को लेकर के देखा। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसको लेकर के देखा। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक क्या होते हैं, इसको। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें उत्पादन के आधार पर हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ा। फिर उसके बाद अवस्था के आधार पर, जिसमें पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया और चौथी दुनिया के देश के रूप में पढ़ा और जिसमें जो है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की भी बातें हमने पूरे डिटेल से की। फिर उसके बाद अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था में एक ओपन इकोनॉमी और दूसरी क्लोज इकोनॉमी को पूरा डिटेल से देखा। इसलिए मैं कहता हूं कि जाकर के पिछला वाला क्लास आप देखेंगे, फिर एक क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आज आपका जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था का, वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं। जब हम कहते हैं ना प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तो मेनली आपके तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। लेकिन इतने समय थोड़ा सा एजुकेशन को अपडेट करके अगर हम ध्यान रखें तो आपका चौथा क्षेत्र, पांचवां क्षेत्र और एक षष्ठम क्षेत्र भी दिखाई पड़ेगा। तो जबकि ये जो चौथा, पांचवा और छठा क्षेत्र है ये सेवा क्षेत्र का ही पार्ट है, लेकिन कटराइजेशन थोड़ा सा हम लोग ज्यादा करेंगे ताकि अगर आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। तो यहां पर देखना जरा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में मेनली हम तीन प्रकार के जो है क्षेत्रक जानते हैं। एक तो आपको पता होगा कि जिसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं भैया? प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। अब द्वितीयक क्षेत्र, उसके बाद एक तीसरा क्षेत्र है जिसको हम क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अब एक चीज समझना जरा, इसके बाद हम चौथा, पांचवा और छठा क्षेत्र पढ़ते हैं। एक है चौथा क्षेत्र, एक है पांचवा क्षेत्र और एक है छठवां क्षेत्र। छठवां क्षेत्र, एक चौथा, पांचवा, छठवां एक तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही चौथा, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र और षष्ठम क्षेत्र, ये जो है सब सारे क्षेत्र आते हैं। अब एक चीज समझना जरा, यहां से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वानिकी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, परिवहन, भंडारण, रियल एस्टेट, चिकित्सा, है ना, विद्युत, विनिर्माण, निर्माण, ये सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक काम समझते हैं, एक बात चीज समझते हैं अच्छे से हम लोग, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या क्या होते हैं उसको लेकर के पूरा डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे और इसके उदाहरण को समझते जाएंगे, फिर जाकर के आपको पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना? तो यहां पर आना जरा, प्राथमिक क्षेत्र एक हेडिंग डालना। क्या? प्राथमिक क्षेत्र। ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, अब इस प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको बताना है कि साहब इसको जो है हम क्या कहते हैं? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। जब जो है हम प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं तो ऐसे जो है हम क्षेत्र को जिस क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, समझिएगा जरा, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? जब हम प्राकृतिक संसाधनों को एक उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं और जिन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं
उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। मतलब प्राथमिक क्षेत्र से हम प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं, ये जो है क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। लिखना जरा, प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से प्राकृतिक संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। किसके रूप में? उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। ये क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता। मतलब कि यहां पर जो भी प्रकृति ने आपको प्रोडक्ट दिया, उस प्रोडक्ट को हम किस क्षेत्र का मानेंगे? तो हमने बोला कि भाई उसको हम प्राकृतिक क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का प्रोडक्ट मानेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि साहब जो कृषि है ना, वो कृषि कहां पर आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। पशुपालन, पशुपालन कहां पर आएगा? तो आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मत्स्य पालन, समझना जरा, मत्स्य पालन कहां पर आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन कहां पर आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। खनन, खनन कहां पर आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। उत्खनन, उत्खनन कहां पर आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद बागवानी, बागवानी कहां पर आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अच्छा, ये जो बागवानी, इसको वानिकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वानिकी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब जो क्षेत्र होंगे, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, खनन, उत्खनन, बागवानी, तो ये सब कहां पर आएगा? तो आपको बताना है कि साहब ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो अगर कोई पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को हमको उत्पाद के रूप में दिखाई पड़ता है, या उत्पाद के रूप में वो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सब सारे फैक्टर आएंगे। ठीक है ना। अब एक काम करना, दूसरा लिखना जरा, द्वितीयक क्षेत्र। क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। हेडिंग डालना जरा, द्वितीयक, द्वितीयक क्षेत्र। अब ये जो द्वितीयक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि साहब ये जो क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र। अच्छा, ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, इस औद्योगिक क्षेत्र में होता क्या है समझिएगा जरा। हम जो प्राथमिक क्षेत्र के प्रोडक्ट हैं, मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जो मिले प्रोडक्ट हैं हमको, मतलब प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे पदार्थ, भाई वहां पर आपको जो है एग्रीकल्चर के माध्यम से मिल जाएगा, वहां पर आपको डेयरी उद्योगों के माध्यम से मिल जाएगा, डेयरी क्षेत्र से मिल जाएगा, मतलब कि आपको दूध भी मिल रहा है, आपको आलू भी मिल रहा है, आपको मांस भी मिल रहा है, आपको मछली भी मिल रही है, आपको फूल से लेकर के सब सारी चीजें जो है, जो भी प्रकृति हमको दे रही है कच्चे पदार्थ के रूप में, उन पदार्थों को हम कहां लाते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में लाते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र में ला करके उस कच्चे पदार्थ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं? उस कच्चे पदार्थ को दूसरे पदार्थ के रूप में परिवर्तित करते हैं। उसका स्वरूप, उसका रंग, उसकी बनावट, उसके स्वाद, हर चीज को क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे दूध से जैसे ही आपने क्या बनाया? आपने घी बनाया। दूध से आपने क्या बनाया? कोई मिठाई बनाई, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग की। आलू से आपने जैसे बनाया चिप्स, तो आपने आलू के प्रोडक्ट को फिर जो है इंडस्ट्री में ले जा करके फिर आपने क्या किया? उसको चिप्स बनाया। तो एक क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कच्चे पदार्थ को जो आपने प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त किया। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे पदार्थों की जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। लिखना जरा, इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत, अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे पदार्थ, कच्चे माल या उत्पाद लिख लीजिए, कच्चे उत्पाद। ठीक है ना।
को निर्माण या विनिर्माण, या ऐसे कर लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, को एक मिनट, इसको मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से अन्य उत्पाद में परिवर्तित करते हैं। अन्य उत्पाद में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? यहां तक किसी प्रकार की समस्या? मतलब कि जो आपने प्राथमिक क्षेत्र से, प्राकृतिक क्षेत्र से प्रोडक्ट को प्राप्त किया, कच्चे पदार्थ को प्राप्त किया, उसको आप मशीन के स्तर पर ला करके फिर आप क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर करके आलू से आप चिप्स बना रहे हैं, दूध से आप घी या फिर क्रीम बना रहे हैं, या फिर कोई और प्रोडक्ट मिठाई वगैरह का बना रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी, इंडस्ट्री क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ये जो है आपके जो है उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना? तो इसमें उदाहरण के रूप में आप क्या शामिल कर सकते हैं कि किसको, जैसे हमने प्राथमिक क्षेत्र में उदाहरण के रूप में लिया और वहां पर तमाम उदाहरण कृषि, वानिकी और पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन जैसी चीजें शामिल की। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि साहब यहां पर उदाहरण के रूप में आप क्या लेंगे, तो आपको बताना है कि साहब यहां पर उदाहरण के रूप में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? एक तो निर्माण, क्या दिखाई पड़ेगा? निर्माण। अगर पूछे कि निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। फिर उसके बाद विनिर्माण, फिर उसके बाद क्या आएगा? विनिर्माण। फिर उसके बाद विद्युत, गैस एवं जल की आपूर्ति, एवं जल की आपूर्ति। ये आपको निर्माण, विनिर्माण, गैस, विद्युत एवं जल की जो आपूर्ति है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो आपको बताना है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यहां तक किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? आगे चलते हैं, एक जो है दूसरी हेडिंग डालते हैं, तीसरी हेडिंग सेवा क्षेत्र की। किस चीज की? सेवा क्षेत्र की। सेवा क्षेत्र, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर सेवाओं का उत्पादन, अच्छा इसको हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। एक काम करिए जरा, इसको और नीचे लाइए। हेडिंग आपको डालना था, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब इसी तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। और सेवा क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जो तृतीयक क्षेत्र होता है इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? सेवाओं का उत्पादन होता है। कोई यहां तक समस्या आपको नहीं है ना? सेवाओं का उत्पादन। और ये जो सेवाएं दी जाती हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में, दी जाती हैं और द्वितीयक क्षेत्र में दी जाती हैं। कहां पर दी जाती है बाबू? द्वितीयक क्षेत्र में दी जाती हैं। मतलब कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में और आपका औद्योगिक क्षेत्र में जो सेवाएं दी जाएं, जिन सेवाओं का उत्पादन हो, सेवा क्षेत्र हम कहते हैं उसको, जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? अब समझना जरा, जैसे हमने ये कहा कि भाई वहां पर हमने उदाहरण लिया था, तो यहां पर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ उदाहरण आएंगे जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो कौन से उदाहरण हम लेकर के यहां पर चर्चा करेंगे? एक तो उदाहरण के रूप में आपको आएगा कि भाई परिवहन का यूज हम इंडस्ट्री के लिए भी करेंगे, हम जो है प्राथमिक क्षेत्र के लिए भी करेंगे। ठीक है ना? तो जो परिवहन का यूज करेंगे वो सेवा दे रहा है। परिवहन क्या दे रहा है? इंडस्ट्री के लिए भी, कृषि के लिए भी, दोनों के लिए वो सेवा उपलब्ध करवा रहा है। तो उसको कहेंगे कि ये सेवा क्षेत्र का पार्ट है। ठीक है? यहां पर लिखना जरा, पहला है परिवहन, दूसरा बीमा लिख लेना। जैसे बीमा हम कराते हैं ना, अपने जो है हम उद्योग धंधों की भी बीमा कराते हैं, तो सेवा दी जाती है इसके बदले। ठीक है ना? फिर हम एग्रीकल्चर का बीमा कराते हैं, खुद का अपना बीमा कराते हैं, यहां तक कि भैंस और गोरू का भी बीमा होता है। तो ये जो बीमा होता है वो सेवा दी जाती है, बीमा की सेवा दी जाती है।
ताकि कुछ आपको हो जाए, फसल को कुछ हो जाए, कार को कुछ हो जाए, तो फिर उसकी जो है एक क्षतिपूर्ति, आर्थिक क्षतिपूर्ति की जा सके। ठीक। बीमा, बैंकिंग, बैंकिंग ये क्या है? बैंकिंग, तो जब आप बैंकों से लेने जाते हैं पैसा, तब आप अपना एग्रीकल्चर करते हैं, तब आप इंडस्ट्री डालते हैं, तब आप स्टार्टअप डालते हैं, तो बैंक भी क्या दे रहे हैं? आपको सेवा दे रहे हैं। ठीक है ना। होटल, लिखना जरा, होटल, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि होटल जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है। फिर उसके बाद लिखना जरा, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट। फिर इसके बाद भंडारण, लिखना जरा, भंडारण। फिर लिखना जरा, चिकित्सा, चिकित्सा। ठीक। तो ये सब सारी चीजें, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, होटल, रियल एस्टेट, भंडारण, चिकित्सा, ये सब सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? तो आपको बताना है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ये चीजें आएंगी। ठीक है। अब एक काम करना, जो ये तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, इसी के अंतर्गत चौथा, पांचवा और छठा क्षेत्र भी आता है, उसकी एक साथ हम लोग ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो हमने बताया कि साहब सेवा क्षेत्र है, उसको हमने तृतीय क्षेत्र कहा। क्या? सेवा क्षेत्र। अब इसी सेवा क्षेत्र को हमने तृतीय क्षेत्र कहा, और इसके अंतर्गत आपको जो है एक चतुर्थ क्षेत्र भी दिखाई पड़ेगा। कौन सा? चतुर्थ क्षेत्र भी दिखाई पड़ेगा आपको, पंचम क्षेत्र भी दिखाई पड़ेगा, पंचम क्षेत्र भी दिखाई पड़ेगा आपको। फिर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? यहां पर एक षष्टम, षष्टम क्षेत्र भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। ये सेवा क्षेत्र का ही पार्ट। चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है? ये सेवा क्षेत्र का ही भाग है। यहां पर ज्ञानवर्धक चीजें होती हैं, मतलब कि जो है उच्च ज्ञान से संबंधित चीजें किसमें शामिल की जाएंगी? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। यहां पर उच्च ज्ञान ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उच्च ज्ञान से संबंधित तथ्य इसमें शामिल किए जाते हैं। और ये पार्ट किसका है? तो आपको बताना है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र इन द सेंस आपको ये पता होना चाहिए कि यह तृतीय क्षेत्र का पार्ट है। इतनी बातें क्लियर? अब समझना जरा, यहां पर उच्च ज्ञान, जैसे कि आपने कहा कि साहब हम अनुसंधान कर रहे हैं, कोई हम क्या कर रहे हैं? अनुसंधान कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कोई जो है सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो चतुर्थक क्षेत्र में आएंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां पर जैसे सूचनाओं का संग्रहण करना, क्या? सूचनाओं का संग्रहण, वो भी कहां आएगा? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही, ये चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। लिखना जरा, सूचनाओं का संग्रहण। फिर प्रबंधकीय कौशल, क्या? प्रबंधकीय कौशल, प्रबंधकीय कौशल। तो कोई हम शोध अनुसंधान करते हैं, शोध अनुसंधान करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सूचनाओं का संग्रहण करते हैं, प्रबंधकीय कौशल या फिर तकनीकी कौशल लिख लीजिए, तकनीकी कौशल। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो आपको बताना है कि साहब ये चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत। ऐसे जब हम कहें कि पांचवा क्षेत्र क्या होता है, ये जो पांचवा क्षेत्र है, पंचम क्षेत्र, यहां पर क्या चीजें आएंगी? तो जो पांचवा क्षेत्र होता है यहां पर उस उच्च विशेषज्ञता होती है। किसी भी क्षेत्र की उच्च विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति को हम पांचवें क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे कंपनियों के सीईओ हो गए, जैसे कोई डायरेक्टर हो गया, जैसे कि कोई सलाहकार हो गया, जैसे कानूनी सलाहकार होंगे, राष्ट्रीय सलाहकार होंगे, जैसे अजीत डोभाल साहब हैं, पांचवें क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। तो यहां पर लिखना जरा, उच्च विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों को हम कहां पर रखते हैं?
पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। लिखिए जरा, उच्च उच्च विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों को हम कहां पर रखते हैं? पंचम क्षेत्र में। अब इसमें जो है, जैसे हमने कहा कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार, जैसे हमने कहा कि कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार, जैसे हमने कहा कि भाई कंपनियों के सीईओ, कंपनियों के, यहां पर लिखिए जरा, कंपनी के सीईओ, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर उसके बाद हमने कहा कि कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर। तो ये सब किस श्रेणी में आएंगे? तो आपको बताना है, पंचम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर एक है षष्ठम श्रेणी। तो षष्ठम श्रेणी के अंतर्गत जो आपका कैबिनेट मंत्रालय है, उस कैबिनेट मंत्रालय के जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वो षष्ठम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो यहां पर की पॉइंट्स के रूप में लिख लीजिए, कैबिनेट मंत्रालय, इनके मतलब कि जितने भी मंत्रीगण होंगे वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? तो षष्ठम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और वो भी एक लोकतांत्रिक सेवा दे रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? राजनीतिक सेवा दे रहे हैं, वो भी समावेशी विकास और जो है आर्थिक विकासों पर काम कर रहे हैं। तो ये सब जितने चतुर्थ, पंचम और षष्ठम क्षेत्र हैं, सब सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का हिस्सा होंगे। अब एक नई हेडिंग आप लोग डालिएगा, उस नई हेडिंग का नाम है उच्च लागत की अर्थव्यवस्था, हाई कॉस्ट इकोनॉमी। क्या? उच्च लागत की अर्थव्यवस्था। लिखना जरा, उच्च लागत की अर्थव्यवस्था, उच्च लागत की अर्थव्यवस्था, इसको हम हाई कॉस्ट इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हाई कॉस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है ना? एक क्या है समझिए जरा, ये जो उच्च लागत की अर्थव्यवस्था है, जब हम वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित करने में, एक बार और सुनिए, जब हम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में सामान्य से ज्यादा उस उत्पादन में लगने वाली जो लागत होती है उसको हम हाई कॉस्ट इकोनॉमी कहते हैं। मतलब यहां पर क्या हुआ कि भाई कोई भी देश होगा या कोई क्षेत्र होगा तो वो वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करेगा? तो वह उत्पादन करेगा, और इस उत्पादन की जो लागत आएगी, एकदम ध्यान से सुनिएगा भैया, इस उत्पादन की जो लागत आएगी यह सामान्यता लागत से या सामान्य लागत से, एक कॉमन लागत से ज्यादा आएगी, अधिक आएगी। तो यहां पर लिख लीजिए, यह लागत सामान्य लागत से, सामान्य लागत से अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है? तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन लागत होता है सामान्य लागत से अधिक हो, उसको हम उच्च लागत की अर्थव्यवस्था कहते हैं। लिख ले जाएंगे। अब अगर मैं ये कहूं कि ये वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन करने में इतनी ज्यादा लागत क्यों आ रही है, अभी समझना जरा। जैसे कि कोई ए नाम का क्षेत्र है, ए नाम का क्षेत्र है, यहां पर चिप्स बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है? चिप्स। और एक बी नाम का क्षेत्र है, यहां पर भी क्या बन रहा है? चिप्स बन रहा है। अब यहां पर 1 केजी चिप्स बनाने की जो लागत है वो कितनी आ रही है? 20 रुपये आ रही है। लेकिन जो बी में है, यहां पर 1 केजी चिप्स बनाने की जो लागत है वो कितनी आ रही है? तो आपको बताना है साहब 25 रुपये आ रही है। तो जो बी है ना, बी एक उच्च लागत की अर्थव्यवस्था या उच्च लागत का क्षेत्रक है, जहां पर वस्तुओं के उत्पादन में जो लागत आ रही है वो जो है सामान्य लागत से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। मान लेते हैं अगर हम कि 21 रुपया आता तो समानतया कहते हैं कि ठीक है,
कोई बात नहीं, ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब ज्यादा जाने लगे, एक सामान्य लागत से ज्यादा अधिक लागत आने लगे उत्पादन को लेकर के, तो उसको हम क्या कहते हैं, उच्च लागत की अर्थव्यवस्था। ऐसे देश जैसे मान लेते हैं कि इसको एक काम करें, हम इंडिया और चाइना से रिलेशन करते हैं, ठीक है ना, इंडिया और चाइना से। अगर मैं कहूं कि भाई ये अपना प्यारा सा भारत है और इधर जो है चाइना है, इधर चाइना है। अब समझना जरा, इधर जो है एक मोबाइल का कोई उत्पादन हो रहा है, किसका हो रहा है, एक मोबाइल का उत्पादन, और मोबाइल की जो कास्ट आ रही है इंडिया में वो जो है 10K आ रही है। कितना आ रही है, 10K, मतलब कि 10,000 रुपये आ रही है। लेकिन जब चाइना उसी मोबाइल का उत्पादन, उतने ही फीचर और उतने ही धातुओं का इस्तेमाल, वही धातुओं का इस्तेमाल करके करता है, तो यहां पर जो लागत आ रही है वो कितना आ रही है, यहां पर 8K आ रही है, मतलब 8,000 रुपये आ रही है। भाई 2,000 रुपये ज्यादा आ रहा है। तो आखिर क्यों जो है भारत की अर्थव्यवस्था उच्च लागत की अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ती है, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उच्च लागत की अर्थव्यवस्था कब किन किन कंडीशंस में होती है, उसको जरा देखिएगा। तो अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि क्या कारण है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उत्पादन लागत ज्यादा आती है, या फिर उच्च लागत की अर्थव्यवस्था के पीछे क्या कारण होते हैं, तो एक कारण समझिएगा जरा, उच्च लागत की अर्थव्यवस्था के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण इसमें है कि भाई यहां पर जो श्रम है, यहां पर जो श्रम है वह क्या हो सकता है कि महंगा हो। भाई मजदूर हमको महंगे मिल रहे हैं, तो जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, महंगा होगा। दूसरा कि यहां पर तकनीकी क्षमता का अभाव है, क्षमता का क्या है, अभाव है। एक फैक्टर ये भी हो सकता है। यहां पर मशीनीकरण का अभाव है, क्या है, मशीनीकरण का अभाव है, ये भी फैक्टर हो सकता है। यहां पर ब्याज दरें अधिक हैं, ब्याज दरें क्या हैं, अधिक हैं। मतलब कि जो भी आप काम करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 लाख का आपको काम करना है, एक कंपनी डालनी, स्टार्टअप, आप गए बैंक से लोन लेने के लिए, वो बैंक बोला ब्याज दर अधिक बता रहा है, तो जो आप बैंक को जो है ऋण देंगे जो है ब्याज सहित, वो आपको महंगा पड़ेगा ना। तो आपके जो प्रोडक्ट उत्पादित होंगे वो भी महंगे होंगे। तो इसलिए अगर ब्याज दरें महंगी होंगी तो जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा वो भी क्या होगा, महंगा होगा। ये भी एक फैक्टर है। फिर उसके बाद कुशलता का अभाव, लिखना जरा, कुशलता का अभाव एक ये भी फैक्टर है। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे पूंजी निर्माण जो है वह निम्न दर है, पूंजी निर्माण की एक निम्न दर भी दिखाई पड़ती है, जिसके कारण आपको उच्च लागत की अर्थव्यवस्था बनती दिखाई पड़ती है। हाँ, उच्च पूंजी निर्माण दर, उच्च पूंजी निर्माण, मतलब कि जिस पूंजी का हम निर्माण कर रहे हैं वो काफी हाई लेवल की है, एक उच्च पूंजी निर्माण दर, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे यहां व्याप्त एक तो भ्रष्टाचार, इन द सेंस लाल फीताशाही, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर हैं राजनीतिक सपोर्ट का कम होना, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं। अच्छा, एक चीज और, जो कच्चा पदार्थ है या कच्चा माल, ये जो है हमको महंगे दामों में मिल रहा है, ठीक है। मशीनरी जो है वो महंगी है, कुल मिला जुला करके किराया जो देना पड़ रहा है वो ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो यहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा ना, वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, महंगा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसको जो है महंगी अर्थव्यवस्था या फिर उच्च लागत की अर्थव्यवस्था क्यों बनी, इन सब सारी चीजों के कारण बनी।
कोई एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि कई सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। बल्कि अच्छा, वहां की जो है जियोग्राफिकल एंगल भी जिम्मेदार होता है, जलवायु, वहां पर जो है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में होने वाली जो गतिविधियां होती हैं वो भी जिम्मेदार, वहां की मार्केट जो प्रणाली होती है वो भी जिम्मेदार, आयात निर्यात भी जिम्मेदार होता है। कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, यहां पर लिख लीजिए जरा, जलवायुवीय परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं, है ना। उत्पादन, कच्चे पदार्थों का जो उत्पादन होता है अगर कम हो तो भी चीजें महंगी होंगी, फिर जो है ज्यादा जो है उच्च लागत आएगी, ये भी एक फैक्टर है। ठीक, आयात अंतरराष्ट्रीय, चूंकि हम एक ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं तो एक आयात और निर्यात इसका भी फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा इतने समय जो है एक इकोनॉमिक सैंक्शन की बात हो रही है, जैसे अमेरिका के द्वारा भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक टैक्स लगाया जा रहा है जिसको हम इकोनॉमिक सैंक्शन कहते हैं, है ना। तो यहां पर एक टैक्स भी फैक्टर बनता है कि वस्तुओं एवं सेवाएं महंगी हो सकती हैं, है ना। डिमांड और सप्लाई भी लिख लीजिएगा, क्या, डिमांड और सप्लाई यहां पर लिख लीजिएगा, मांग व आपूर्ति, ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो कई फैक्टर ऐसे हैं जो उच्च लागत की अर्थव्यवस्था तैयार करते हैं। बाकी आप उपाय बता सकते हैं कि इसमें जो है तकनीकी कौशल होना चाहिए, बेहतर एजुकेशन होना चाहिए, है ना, राजनीतिक इच्छा शक्ति बेहतर होनी चाहिए, आयात निर्यात अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेहतर होने चाहिए, जलवायुवीय परिस्थितियां और उत्पादन प्रणाली बेहतर होनी चाहिए, आपसी सहभागिता के माध्यम से जब हम काम करते हैं तो हमारा जो लागत मूल्य होता है वो कम आता है, फिर एक निम्न लागत की अर्थव्यवस्था हमारी तैयार होती है। ठीक है ना। तो ये आपका उच्च लागत की अर्थव्यवस्था। एक हेडिंग और डालिएगा आप, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था, अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था की अभी आपको हम कुछ समस्याएं बता रहे हैं। उन समस्याओं में अगर हम देखें, कभी कभी ये विशेषताएं भी आप बोल सकते हैं कि इस प्रकार की विशेषता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लगभग 48-49% जो हमारे यहाँ कार्यशील जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबल है। लेकिन जीडीपी में समस्या है कि पार्टिसिपेशन महज 18% का हो पाता है। तो इस प्रकार की भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समस्या है। औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन, मतलब कि जो कृषि क्षेत्र है, हमने बताया कि हमारे यहाँ 3 क्षेत्र मेनली होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और उसके बाद सेवा क्षेत्र। समझना जरा, चाइना ने इस पे काम किया, चाइना ने इस पे ठीक ठाक काम किया, इसके बाद इस पे काम किया, फिर उसके बाद इस पे काम किया। लेकिन समस्या क्या है, भारत डायरेक्टली यहां से यहां कूदता है, ये वाला बीच वाला जो गैप है ना, एक खाली हो जाता है, जो कि जो है विकसित देशों ने किया, जो कि चाइना ने किया और अपनी इकोनॉमी को विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ ले जा रहे हो। लेकिन भारत में ये चीजें समस्या अभी बनी हुई हैं। हालांकि अब काम किया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारत में जो औद्योगिक पिछड़ापन है वो कृषि क्षेत्र से डायरेक्ट सेवा क्षेत्र की बात करना और बीच का जो गैप है इंडस्ट्री क्षेत्र का वो गायब रखना, ये जो बीच की कड़ी है वो गायब हुई। इसलिए कहीं न कहीं बेरोजगारी का स्तर, कहीं न कहीं उत्पादन प्रणाली, चैन जो है सेवाओं और वस्तुओं की जो चैन सप्लाई है वो बाधित होती है, अंतरराष्ट्रीय जो हमारी प्रतिस्पर्धा है वो भी बाधित होती है। ठीक है ना, इस जो है औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण। तो एक बड़ा फैक्टर है औद्योगिक पिछड़ापन। फिर लिखना जरा, तकनीकी कौशल का अभाव, तकनीकी कौशल इसका अभाव है ना। फिर निम्न मशीनरी का प्रयोग, फिर गरीबी का स्तर। भाई गरीबी का स्तर अगर आप देखें तो भारत में जो एमपीआई है, एमपीआई मतलब कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, वो लगभग कितने परसेंट आपको, लगभग भारत में 12% 13% के आसपास अभी भी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में आपको मिल जाएंगे। तो एक ह्यूज गरीबी है। विश्व का सबसे बड़ा जो है देश है जनसंख्या के मामले में, 12% तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो एक गरीबी का भी स्तर, बेरोजगारी,
बेरोजगारी, बेरोजगारी। अच्छा, PLFS रिपोर्ट, PCS में क्वेश्चन पूछा गया था, PLFS रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5.5% इतने समय भारत में बेरोजगारी का स्तर है। निम्न मानव विकास सूचकांक, निम्न मानव विकास सूचकांक भारत में क्या है? निम्न मानव विकास सूचकांक। अच्छा, मतलब सोचिए ना कि 130वें स्थान पर हम हैं, हम एसडीआई में 130वें स्थान पर हैं, हम एक निम्न मानव विकास की श्रेणी में आते हैं। दुर्लभ बात है, दुर्भाग्य की बात है कि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के लिए इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जाए। निम्न प्रति व्यक्ति आय, लिखना जरा, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय। अब निम्न प्रति व्यक्ति आय में तो हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, केन्या हमारे आसपास इर्द गिर्द जो है पहुंच आया है। तो इस कदर की हमारी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद लिखना जरा, निम्न उत्पादकता, निम्न उत्पादकता। एग्रीकल्चर का पिछड़ापन, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता ज्यादा है, लेकिन कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन, ठीक है ना। निम्न पूंजी निर्माण दर, लिखना जरा, निम्न पूंजी निर्माण दर, मतलब कि जो पूंजी की निर्माण करने की दर है वो काफी हमारी क्या है, निम्न है। तो एक कुछ जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समस्याएं आप देख सकते हैं। तो यहां पर कई सारे फैक्टर हैं जो आप बता सकते हैं। जैसे जैसे हम अर्थव्यवस्था का क्लास लेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किस कदर की भारतीय अर्थव्यवस्था आपको समस्याओं में दिखेगी। मानव पूंजी, मानव पूंजी, ये जो ह्यूमन कैपिटल आपके यहां है उस ह्यूमन कैपिटल पर कम फोकस किया जाता है। मानव पूंजी काफी ज्यादा जो है कमजोर है भारत की। मानव पूंजी, जैसे हम जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मशीन की तरह काम करेंगे अगर, तो हम एक मानव हैं, जो हम पूंजी क्रिएट करेंगे देश के लिए, तो हमारे अंदर शिक्षा होनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, हर चीज हमारी जब बेहतर होगी तो देश की इकोनॉमी के लिए हम काम करेंगे। तो हम क्या तैयार करेंगे? पूंजी, मानव पूंजी, तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होती है। लेकिन ये जो मानव पूंजी है ना, इंडिया की काफी कमजोर है, ठीक है। तो एक कुछ फैक्टर है देश की अर्थव्यवस्था की समस्याओं की और उनकी विशेषताओं की। तो आज आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, भारत का जो है अर्थव्यवस्था का एक सामान्य परिचय। कल आते हैं हम लोग किसी नए अध्याय के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नोट्स वगैरह जरूर से जरूर आप बनाते रहिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।